Hello students, welcome to my channel. This is Anshu Mishra. Today I am continuing about French Revolution. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या रीज़न थे वो मैंने आपको बताए थे. इस वीडियो में इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी. आपको पता है कि फ्रेंच की उस समय की जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही थी. उस समय अब खाने तक की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था. इस चैप्टर में अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में जो उस टाइम जो 3 फिलोसफर हुए थे जिन्होंने अपने विचार जनता तक पहुँचाए थे, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. तो इस चैप्टर का अब जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे अबाउट फिलोसफर्स, कौन कौन से फिलोसफर्स हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी और उनके जो विचारधाराएँ थी इस बुक्स में, उसे रीड करने के बाद फ्रांस के लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. सो इसको बहुत ध्यान से सुनना. जो 2 फिलोसफर पहले शुरू में हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन लॉकी, दूसरे थे जीन जैक्स रूसो. इनके विचार से, इन दोनों के विचार से ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिनके पास फ्रीडम हो, सारे लोगों के पास फ्रीडम हो, सब कानून की नज़र में सब समान हो. और जॉन लॉकी ने जो पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट. आप याद रख लेना, नोट डाउन कर लो, टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया और तरह तरह की इसमें उसके बारे में गलतियाँ गिना दी. वहीं रूसो ने भी कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की सुनता हो, मींस लीडर जो है वो प्रॉब्लम सुनता हो लोगों की और उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करे. ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था. उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एक और फिलोसफर हुए मॉन्टेस्क्यू. इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. इनके बीच में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए. अगर इनके बीच में पावर प्रॉपरली डिवाइडेड होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत इजी हो जाएगा. और इन फिलोसफर के आइडियाज़ पूरी सोसाइटी में इतने ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहे थे कि आप ये कह सकते हैं कि चाय की नुक्कड़ से लेकर के लिक्विड शॉप तक इसमें डिस्कशन होने लगा. इट मीन्स छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग पर इस विचारधारा को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा. और ज़्यादातर जनरली देखा जाए तो आम पब्लिक पर इसका बहुत इम्पैक्ट रहा. जो लुई 16 थे, अब उनको टेंशन सताने लगी कि सारे लोग जो हैं इनकी विचारधाराओं से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि मेरे पद को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की ये कोशिश करें. तो उन्होंने अब इस टाइम तो खजाना भी उनका बिल्कुल एम्प्टी थे, खाली था, लेकिन शासन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे. तो लुई 16 ने अब टैक्स बढ़ाने की सोची. उस समय टैक्स बढ़ाने की पावर जो था मोनार्क यानी राजा के पास नहीं होती थी. टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी. इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि टैक्स बढ़ाने की पावर किसके पास होती थी? एस्टेट जनरल की पहले मीटिंग को बुलाना पड़ता था. एक प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस को क्लियर करने के बाद ही आप टैक्स बढ़ा सकते थे. तो राजा ने क्या कहा? राजा ने क्या किया? एस्टेट जनरल में जो तीनों एस्टेट आते थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, फर्स्ट एस्टेट में चर्च के लोग आते थे, सेकंड एस्टेट में कौन और थर्ड में कौन आते थे. सेकंड एस्टेट में जैसे कि मैंने आपको बताया था राजा, मंत्री और गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग आते थे. और थर्ड एस्टेट में आम पब्लिक लोग, बिजनेसमैन, लॉयर, मर्चेंट, आर्टिसन, किसान, आम पब्लिक, ये सब लोग आते थे. ठीक है. तो जब एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट के लोग बुलाए गए, सारे लोगों को बुलाया गया, तीनों एस्टेट के नेता आते थे, फिर टैक्स के प्रपोजल पास होते थे. तो लास्ट टाइम जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी. एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ मोनार्क यानी राजा के पास होती थी. 5 मई यानी 5 मई 1789 को लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई. कब बुलाई? 5 मई 1789. नोट डाउन कर लेना. जो कि कहाँ हुई थी? वर्साइल के हॉल में हुई थी. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो 300 मेंबर्स आए थे, फर्स्ट एस्टेट के भी 300 मेंबर्स आए थे, सेकंड एस्टेट के भी 300 मेंबर्स आए थे, और जो थर्ड एस्टेट के थे उसमें 600 मेंबर्स आए थे जो कि पीछे खड़े हुए थे. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ऑब्वियसली प्रतिष्ठित, सम्मानित थे, तो उनको आमने सामने बिठा रखा था. थर्ड एस्टेट के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उनको पीछे खड़ा कर रखा था. और इसमें भी आप देखो, किसान, कलाकार, औरतों को असेंबली हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया. अब जनरल एस्टेट
का वोटिंग सिस्टम देखते हैं, कैसा वोटिंग सिस्टम था, किस किस को वोट देने का राइट दिया गया था। तीनों स्टेट थे जो तीनों के पास ही एक एक वोट देने का राइट था। स्टेट 1 भी एक वोट देगा, सेकंड भी और थर्ड भी, राइट। थर्ड स्टेट के लोग जानते थे कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग एक साथ मिल जाएं और टैक्स बढ़ाने वाला प्रपोजल जो पास करेंगे वो आसानी से पास हो जाएगा। इससे नुकसान किसका होगा? थर्ड स्टेट के लोगों को। तो थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि असेंबली के हर मेंबर के पास एक वोट हो, वोट देने का अधिकार हो, और असेंबली का हर एक मेंबर वोट दे। ऐसा कौन चाहता था? थर्ड स्टेट के लोग। वो एक स्टेट एक वोट को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि जनरली पहला क्या था, ये याद रखना आप कि पहले जो था मोनार्की टाइम में एक स्टेट को एक वोट देने का राइट था, जिसमें थर्ड स्टेट के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। वो इसको रिमूव करके एक मेंबर एक वोट लाना चाहते थे, मतलब पर मेंबर को ये राइट होना चाहिए कि वो एक वोट दे। पर किंग ने इस प्रपोजल को मना कर दिया। थर्ड स्टेट वाले प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली से उठ करके बाहर चले गए। वो थर्ड स्टेट के लोग खुश नहीं हुए, वो बाहर चले गए। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट डेट है 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोग विरोध के लिए वर्साई के इंडोर कोर्ट में जमा हुए। कब जमा हुए? 20 जून 20 जून 1789 को। पहले 5 मई 1789 को टैक्स पास करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया था। फिर 20 जून को जब वो अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठे हुए इंडोर कोर्ट में, थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली वहाँ पर घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम अपने कानून खुद बनाएंगे, कानून बनाने वाला अपने आप को घोषित कर दिया। उन्होंने यह प्लान किया कि वहाँ बैठकर वो लोग राजा के अधिकारों को नियंत्रित करेंगे। अब उन्होंने ये शपथ ली कि वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना वहाँ से नहीं हिलेंगे। जब थर्ड स्टेट के लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उस समय लोगों में बहुत गुस्सा था, और उस समय की कंडीशन भी देखिए, ख़राब सर्दियों के कारण फसल भी ख़राब हो चुकी थी। फ्रांस में ब्रेड के दाम भी आसमान छू रहे थे, जो कि लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें थी। इससे गुस्साए लोगों ने 14 जुलाई 1789 को ब्रेस्टाइल जेल को ही तोड़ दिया। देश के कोने कोने में ये बात फैल गई थी कि सेकेंड स्टेट के लोगों ने कुछ लोगों को फसल बर्बाद करने के लिए भेजा है, जिससे कि थर्ड स्टेट के लोग सेकेंड स्टेट के लोग से बहुत ज़्यादा खफा थे। यह बात सुनकर के किसान नाराज़ हो गए और वे चाकू छुरी लेकर के नोबलमैन के घरों में अटैक उन्होंने कर दिया। उनके घर लूट लिए और सारे इंपॉर्टेंट पेपर जला दिए थर्ड स्टेट के लोगों ने सेकेंड स्टेट के लोगों के, क्योंकि उनके बीच में अफवाह फैली थी कि सेकेंड स्टेट के लोगों ने जानबूझ करके किसानों की फसल को नष्ट कराया है। तो ऑब्वियसली किसानों को गुस्सा आएगा ही। थर्ड स्टेट के सारे लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया, समझ लो। इतनी तीव्र बगावत हुई कि लुई 16 ने भी घुटने टेक दिए। इट मीन्स कि लुई 16 भी भयभीत हो गया, डर गया। अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो प्रिविलेजेस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। लुई 16 की पावर्स को कम कर दिया गया, और इवन चर्च की जो ज़मीनें थी उन्हें भी उनसे छीन करके किसानों के बीच में बांट दिया गया। इतनी मतलब थर्ड स्टेट के लोगों का इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों पर। ये सारे फैसले कब हुए? 4 अगस्त 1789 को। सारी ये जो घटनाएं हैं वो सब 1789 की घटनाओं का डिस्क्रिप्शन है, जो जून जुलाई अगस्त तक आया। और ये सब बदलाव कब हुए? रातों रात हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात को। अब फ्रांस मोनार्की से अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया था। नेशनल असेंबली ने 1791 में असली कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, जिसका मकसद था राजा की पावर को लिमिटेड करना, उसकी पावर को कम करना, राजा की मनमानी को रोकना। अब गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया। लेजिस्लेचर, जिसका काम था मेक लॉज, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी, न्याय दिलाना। फ्रांस में 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन लोगों को ही वोट देने का राइट दिया गया था। 4 मिलियन लोग 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे और एक जज भी चुनता था। 50,000 इलेक्टर्स वोटिंग के थ्रू 745 मेंबर्स चुनते थे और नेशनल असेंबली के लिए, और वो राजा का कंट्रोल करने रखते थे। कौन? 50,000 इलेक्टर्स वोटिंग के थ्रू जो मेंबर्स चुनते थे, 745 मेंबर्स चुनते थे, वो राजा का कंट्रोल रखते थे और नेशनल असेंबली पे भी कंट्रोल रखते थे। किंग के पास केवल क्या बचा था? वीटो पावर, यानी कि राजा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। और नेशनल असेंबली मंत्रियों पर भी कंट्रोल रखती थी। देखा जाए तो फ्रांस के जो सिटीज़न थे वो इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली चुनते थे,
क्योंकि सिटीज़न इलेक्ट्रॉल के लिए वोट करते थे और इलेक्ट्रॉल नेशनल असेंबली के लिए। और देखो, वोट डालने के लिए किस किस को लोगों को अधिकार दिया गया था फ्रांस में। फ्रांस में जो लोग वोट डाल सकते थे उन्हें एक्टिव सिटीज़न कहा जाता था, और जो वोट नहीं डाल सकते थे उन्हें पैसिव सिटीज़न कहा गया। एक्टिव सिटीज़न में कौन लोग आते थे? वो लोग आते थे जिनका सेक्स मेल हो, मीन्स सिर्फ आदमी लोगों को वोट डालने का अधिकार था, जिनकी उम्र 25 से ऊपर की होगी और एक मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी जितना टैक्स भी देता हो, सिर्फ वो ही वोट कर सकते थे। बाकी सब पैसिव सिटीज़न में आते थे जिन्हें वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। ज़्यादातर नेशनल असेंबली के मेंबर वही लोग बनते थे जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे, राइट। अब ये जो मैंने चैप्टर आपको कवर करवाया है, इसमें जो क्वेश्चंस मेन बनते हैं वो नोट डाउन करो। पहला क्वेश्चन जैसे बना, फ्रांस की राजनीति में किन किन फिलोसफर्स का प्रभाव रहा, जैसे मैं रिवाइज़ करा देती हूँ, मेमोराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन लॉक, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे फिलोसफर कौन थे? जीन जैक्स रूसो, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरे रहे थे मॉन्टेस्क्यू। दूसरा क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी चैप्टर आपको समझाया है, इसमें बनता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार कैसे ख़त्म हुए, किस तरह से थर्ड एस्टेट के लोगों ने विद्रोह किया, उनके खिलाफ हुए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, मीन्स वही कि कैसे कैसे थर्ड एस्टेट के लोगों ने उनका विद्रोह किया था। फ्रांस में असली कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इसका जवाब 1791 में। और फ्रांस में वोट डालने का अधिकार किसको था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करिए। जो मैंने आपको अभी वीडियो में समझाया है उसको समझिए, नोट डाउन करिए, उसके आंसर्स लिखिए और रिवाइज़ करिए। अब उसके आगे फ्रांस में वुमेंस की क्या कंडीशन थी और उनका क्या रोल रहा फ्रांस की रिवॉल्यूशन में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ओके, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।